अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के चीफ गेस्ट को, श्री के एन गोविंदाचार्य साहब को, कि वो अपनी बात रखें। वो बताएं कि इस समय पर जो ये पेंडेमिक स्थिति है उससे उभरने में क्या ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कारगर साबित हो सकते हैं। सरकार के पास ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जो यहां पर देश के, हिंदुस्तान के लोगों को मिल सकती हैं। जी। मेरे बनारस के बहुत पुराने कॉलेज के समय के मित्र आदरणीय पद्मपति जी, जो इस समय मेंटर भी हैं एबी फाउंडेशन के, उनकी संचालन में इनकी भी बड़ी भूमिका है, और एबी फाउंडेशन के सारे मित्रगण और पैनल में जितने लोगों ने अपनी बातें कही हैं, मुझे सबसे अच्छा लगा कि कहीं भी कोई विषयांतर नहीं हुआ। सब लोगों ने फोकस्ड अप्रोच किया, सब लोगों का प्रस्तुतिकरण बहुत ही वैज्ञानिक, बहुत ही संक्षिप्त, क्योंकि जितनी जानकारियां उनके पास हैं उसको बहुत कम समय में उनको समेटना उनकी मजबूरी थी। सुनने के लिए तो उनसे एक एक से ही बहुत था। और सबसे ज्यादा अभिनंदन के पात्र हैं हमारे मित्र बोकिल जी। अनिल बोकिल जी से बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी, और ये जो कह रहे हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात भी आज आपने कही है विशेष तौर पर। उसके पहले मुझे वो भी याद है जब आपने ही सलाह दिया था, भैया बड़े डिनोमिनेशंस के भी बंद करो और ट्रांजैक्शन टैक्स की ओर चिंता करो, उससे ही विदेशों में जमा काला धन हो या देश में जमा हो रहा काला धन हो, इन सब पर अंकुश लग सकेगा। उसके बाद डिजिटलाइजेशन के कारण ट्रांसपेरेंसी जरूर बढ़ी है, ये समझ में आया, इसलिए वो विशेष अभिनंदन के पात्र हैं। और दूसरा पक्ष है आर्थिक पुनरुत्थान का, और दोनों संयोग से जुड़ गए हैं। चैलेंजिंग टाइम्स है, इसलिए अपने को दिखता भी है। इससे मेरा निवेदन ये है कि जितने अपने लोगों ने बात कही है, एक तो इंटरेस्ट रेट की बात कही है, और सबका मिलकर मुझे ऐसा कंसेंसस सा लगा कि लगभग 4% का इंटरेस्ट रेट मुफीद रहेगा। सबकी इच्छा और आम सहमति भी लगभग इस पर हो रही होगी। उसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में कॉशन बताया गया, और इंटरेस्ट रेट के संदर्भ में जो बात कही गई, जापानिफिकेशन वाली बात, वो और गंभीर संकेत देती है कि हमको और भी तरह से विचार करना चाहिए। जीडीपी ग्रोथ रेट आज के ही मेस से बाहर निकलना, ये भी एक उपाय है। और रिजर्व्स का अगर हमने ध्यान नहीं रखा कॉशन, तो अभी 2023 में ही अमेरिका में पॉलिसी रेट बदलने वाला है, और बदलेगा तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की ऐसी इंटीग्रेटेड स्थिति बन गई है कि भारत पर इम्पैक्ट हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में कॉशियस अप्रोच की जरूरत है। उसमें एफआईआईज का कितना है, फ्लाइंग मनी का कितना है कंट्रीब्यूशन, उन सब के प्रति व्यवस्था जब तक नहीं करेंगे तब तक केवल रिजर्व्स ज्यादा है इस पर हम अपनी पीठ थपथपाएं, इसका परिणाम नहीं आएगा। एनपीए के बारे में आपने जो बातें कही हैं, अभी तक का अनुभव तो बहुत अच्छा नहीं रहा, आज तक भी नहीं रहा, क्योंकि इतने मल्टी एजेंसीज हैं बैंक के अलावा भी, कोई सेबी भी है, कोई और भी है, जितने और एजेंसीज हैं, इन सब से गुजरता हुआ, फिल्टर करता हुआ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो भी उसमें भुक्तभोगी लोग हैं, उनको निजात मिलने की पक्की और त्वरित व्यवस्था न होना, इससे भी एक समस्या आ रही है। उसी सबसे, और इतना हम सोच लें, अब आगे देखने के लिए अगर बात हो तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने की आदत होना, सारी इकोनॉमी की प्लानिंग में समाज के बिहेवियर को फैक्टर करना, और इस सब का सूत्र होगा डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे हमारे अभी एक मित्र ने कहा पंजाब के लोगों का किसी के प्रति का रिस्पॉन्स, जैसे भारत का भी है ना, भारत के भी एक्सचेंज रेट अगर वह बढ़ाते हैं, बैंक रेट्स घटा देते हैं मान लो, तो जरूरी नहीं है कि लोग ज्यादा खर्चा करें, उल्टा है, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ज्यादा डिपॉजिट करें, ये भी बात है। क्योंकि यहाँ परिवार की भी जिम्मेदारियां हैं, जिस आधार पर देश चल रहा है।
और इसको स्ट्रेंथन करना। इसलिए मेरा निवेदन ये है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हो आगे के लिए, समाज के बिहेवियरल पैटर्न का कॉग्निजेंस और गहराई से लिया जाए, भारत को भारत के नजरिए से देखकर समझकर स्वॉट एनालिसिस अपने ढंग से की जाए। ग्रोथ रेट, जीडीपी, ये केवल डेवलपमेंट के पैरामीटर्स नहीं हो सकते। ये सब वैल्यू न्यूट्रल कॉन्सेप्ट्स हैं जो भारत के लिए मुफीद नहीं है। केवल स्टॉक एक्सचेंज भारत की प्रगति का मापदंड नहीं हो सकता है। अंतिम आदमी की चिंता ज्यादा बड़ी आवश्यकता है। और इसमें मेरा निवेदन है कि समाज के बिहेवियर के बारे में हमारे देश में हमको समझना पड़ेगा कि 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। उसके अनुसार सोशल बिहेवियर बदलता जाता है। वही कॉन्टिगुअस विशिष्ट यूनिट्स हैं, ज्योग्राफिकल यूनिट्स हैं, जो हिस्ट्री भी शेयर करती हैं। हमारे देश में दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में और उत्तर भारत के इतिहास के बारे में फर्क है। उस फर्क को समझना, अप्रिशिएट करना और सिंथेसाइज करना, ये जरूरी है। और इसमें जैसे आपने कहा, स्वॉट एनालिसिस जब करेंगे तो हमारे एक मित्र ने अभी बताया कि 70% देश में यूथ है, उनके एस्पिरेशंस का क्या होगा, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज का क्या होगा। ये अगर हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर के बारे में हमने अंडरएस्टिमेट किया है। फैक्ट ये भी है कि सबसे ज्यादा लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आज भी एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड क्षेत्र में है, मगर हमने उस क्षेत्र की ऐसी उपेक्षा की है सार्वजनिक निवेश के संदर्भ में कि अंत में 19% उसका भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, जबकि उस पर 60% के लगभग पॉपुलेशन निर्भर है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो कैसे, पॉवर्टी एलिविएशन होगा तो कैसे। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, रेडिकल थिंकिंग ये करेंगे तो आगे का रास्ता खुलेगा। नहीं तो 70 साल से हम धीरे धीरे ऐसी स्थिति में असहाय से नजर आवे, वो भी ठीक नहीं है। जहां तक हम बढ़ चुके हैं सारी एडवर्सिटीज में, उसमें राज से ज्यादा रोल महत्व का है समाज का। इस बात को समझकर हम अपनी पुनर्रचना में ध्यान दें तो लंबी बातचीत फिर कभी हो पाएगी। धन्यवाद। सर, आपने बड़े संक्षिप्त के अंदर में बहुत ही गूढ़ बात कही है। और इसी बात में सर मेरा एक सवाल आपसे जो होगा कि जो बात आपने कही है ठीक है, ज्योग्राफिकली जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वहाँ के बिहेवियर्स, जो सोशल बिहेवियर्स हैं, वो आपको उसमें एक बदलाव नजर आएगा। लेकिन बहुत सारी चीजें हमने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखी। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण लूं तो जिस तरीके से चाइना, नजदीक में चाइना है और हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना को हमेशा आगे रखते हैं कि चाइना जो है वहां पर क्लस्टर जोन्स हैं। और मैं आपके साथ में सर 2-3 एग्जांपल इसके शेयर करूंगा कि पीछे 2007 के आसपास में कॉटन के प्राइसेस बहुत अच्छे मिले थे फार्मर्स को हिंदुस्तान के अंदर, बिकॉज चाइना ने उसका बहुत जबरदस्त रिजर्व किया था। तो एग्रीकल्चर रिजर्व जब उसने स्टार्ट किया और उसने बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनाए और उन वेयर हाउसेस के अंदर देश दुनिया से उसने कॉटन को रिजर्व किया और कॉटन के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर बड़े अप हुए। इसी तरीके से अगर मैं अदर कमोडिटीज का उदाहरण लूं तो वहां पर भी चाइना ने बहुत बार मेजर रोल प्ले किया है और यूं कह सकते हैं कि उसने इंटरनेशनल मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। और उस मैनिपुलेशन के अंदर में, क्योंकि फिगर्स सबके सामने होती है और उन फिगर्स के ऊपर कैसे खेलना है ये शायद चाइना ने उस समय पर काफी ठीक ठाक तरीके से किया। तो अगर उसी तरीके की पॉलिसीज को हिंदुस्तान के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है और क्लस्टर जोन्स बना करके अगर एग्रीकल्चर गुड्स को रिजर्व करने की अगर प्रथा चालू की जाती है तो उससे क्या ऐसा नहीं लगता है कि एक ट्रेमेंडस चेंज आएगा, इकोनॉमी को भी एक बूस्ट मिलेगा, जो पुरातन काल के अंदर भी देखने को मिला था। और उसमें इंडियन जो इकोनॉमी थी, हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी, वही शायद इसी वजह से कही जाती थी कि हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया है। आपने जितनी बात कही, गोविंद जी 1 मिनट, गोविंद जी आपके मोबाइल के बाईं ओर
ऑडियो और वीडियो दोनों ही है। आप वीडियो जो है वो लाल निशान होगा, उसको एक बार क्लिक करिए, लोग आपको देखना चाहते हैं। हमारे पास लगातार फोन आ रहे हैं कि भाई गोविंद जी को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो देखिए प्लीज भैया, प्लीज जरा सा वो बाएं हमको तरफ है, और आप तो टेक्नोलॉजी साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, थोड़ा ये सा आप प्लीज जरा देखिए। दूसरे का मोबाइल है और वो इस समय दे के चले गए हैं, फिंगरप्रिंट उनका लगता है खोलने के लिए। नहीं वो नीचे बाईं तरफ देखिए, आप देखिएगा तो वहां पर ऑडियो होगा, वीडियो होगा। वीडियो पर क्रॉस है, उस वीडियो को क्रॉस को आप खाली अंगुली डाल दीजिएगा तो वो अभी तो सही हो जाएगा। अभी तो स्क्रीन ही आ रही है बस, और उस पर अरे नहीं कर पा रहे हैं। आपको हम लोगों ने वीडियो देखा है, आप शुरुआत में बाकायदे आप नमूदार हुए थे सर। है ना, फीचर्ड है, अनलॉक द मिस्ट्रीज ऑफ, ये सब लिखा है, इसलिए आ नहीं रहा है भाई। तो मैं इतना ही चलिए कोई कहूंगा, बात। जितनी बात हुई अभी, जितनी बात हुई उसमें हमारा और कहना है कि हम इस डिक्टम पर काम करें कि हमारा गांव, हमारा देश, हमारा जिला, हमारी दुनिया, सबको भोजन, सबको काम। तो जो आप हमारे अभी पैनलिस्ट ने अच्छी बात कही थी, वो कहा था स्टोरेज को बढ़ाना और एजुकेशन सेक्टर पर एम्फसाइज देना। आज की जो स्थिति है, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, तीनों सामान्य आदमी की पहुंच से बाहर है। अभी चीन की बात आपने उठाई थी, चीन का ध्यान रखना पड़ेगा, एक सिविलाइजेशनल लेवल पर हर्ट ईगो है, उसी के कारण उसको एक प्रोपेल्ड हो रहा है वो दुनिया में सब पर हावी होने का जो है, वो हर्ट ईगो का रिएक्शन है उसका। दूसरा, वहां का पॉलिटिकल जुडिशियल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ये सब एक अलग प्रकार है। कल्चरल मूविंग्स भी कन्फ्यूशियस के आधार पर है, जिसमें परिवार की व्यवस्था को ज्यादा महत्व दिया है। तो ये सारी बातें वहां, इसलिए उससे डीलिंक होकर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में इकोनॉमिक ग्रोथ या बाकी का विचार नहीं कर सकते हैं। इसलिए परिवार की व्यवस्था पर भी जोर देना, जो गांव समाज टूट गया 200 वर्ष में, अभी भी रेमनेंट्स हैं, तो उसका भी विचार करना। फिर अच्छे काम को प्रोत्साहित करना जो समाज के स्तर पर हो रहे हैं, उसमें हम जिले को यूनिट बनाकर अगर ऐसे सक्सेस स्टोरीज के इमुलेटिंग सेंटर्स बना डालें, कुछ नोडल सेंटर्स बना डालें, तो सामान्य भारतीय व्यक्ति के लिए ये आंख के आगे के उदाहरण ज्यादा काम आएंगे। इसके प्रकाश में अगर फैसिलिटेट करने के लिए आवश्यक पॉलिसीज बनेंगे, बैंकिंग व्यवस्था का भी एटीट्यूड और अप्रोच बनेगा, तो ये सब सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री रोल अदा कर पाएंगे। अभी मैं इतना ही कहूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस संगीत में मिलित होने के लिए। मेरा एक सवाल गोविंद जी से भी है। गोविंद जी, आपको क्या लगता है कि रूरल जो इकोनॉमी है अब उसमें बड़ी तेजी के साथ, क्या आपको नहीं लगता कि एक बदलाव लेकर के आने की जरूरत है? जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम्स हैं उसके अंदर अगर रिफॉर्म किया जाए और फार्मर्स को अगर ट्रेडिशनल फार्मिंग से हटा करके और कैश क्रॉप्स की तरफ, डिमांडिंग क्रॉप की तरफ और एग्रीकल्चर के रूप को अगर बदल करके प्रेजेंट किया जाए, तो शायद इकोनॉमी जो है उसके अंदर भी बदलाव आएगा और ये इस समय पर क्राइसिस जो पैदा हुआ है उससे भी निकल पाएंगे। इसमें केवल एक्सट्रीम अप्रोच से नहीं चलेगा, मिक्स्ड क्रॉप, मल्टी क्रॉप, ये करना आवश्यक है वहां के हिसाब से, और एक एक जोन के हिसाब से यूएसपी क्या क्या है उसको आइडेंटिफाई करके उस वहां पर उस खेती पर एम्फेसिस ज्यादा देना पड़ेगा। दिशा शुक्ला एडवोकेट पूछ रही हैं रवि जी कि जो हमारे यूथ हैं, गोविंदाचार्य से पूछेंगे कि यूथ है हमारे, क्यों ना इनको इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ शिफ्ट किया जाए। अभी हम नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, छोटे छोटे टॉयज के, एग्रीकल्चर के, ऐसे ऐसे चीजों में शिफ्ट किया जाए कि जो है, जैसे अभी फाउंडेशन कर रहा है, लोगों को एजुकेट कर रहा है, ऐसे इंडस्ट्रियल बेस में क्यों नहीं जाना चाहिए? गोविंदाचार्य जी, आप फिर विचार दीजिए और हमारी तरफ से फाइनल। इसका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो कि शिक्षा की व्यवस्था में भी इस बात को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए, और दूसरा इससे लिंक कर लिया जाए काउंसलिंग के साथ। उसके बाद कारीगरी हो या किसानी हो या इंडस्ट्री के अंदर छोटे उद्योग हो, इस तरह बढ़ाया जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन। फिर मैं ये कहूँगा इसलिए कि जिले स्तर पर इसकी
इम्प्लीमेंटेशन का आग्रह रहेगा तो ज्यादा ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट होगा। जितना रिमोट होगा उतना ही एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न और आएगा, उसके बाद हम लोग धन्यवाद ज्ञापन की तरफ अग्रसित होंगे। मनोज पांडे जी हैं, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आपका प्रश्न किससे है मनोज जी, वो आप जरूर बताएं और उसके बाद आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। पोस्ट कोविड-19 और ये ड्यूरिंग अभी कोरोना काल चल ही रहा है, तो इसमें क्या क्या इकोनॉमी के अलावा क्या क्या सुधार हो सकते हैं, उसको करने के लिए 5 पॉइंट क्या होंगे जो तेजी से रिवाइव कर सके? ये किससे है आपका सवाल? एनीबडी कैन, इवन गोविंदाचार्य जी और अनिल जी बोथ। अनिल जी बतावे, हम भी सुने। आप जो पूछ रहे हैं वो तो एक्शन कर ही रही है गवर्नमेंट, क्योंकि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया में जो होना चाहिए वो तो एक्शन चल ही रही है। यानी मार्केट स्टेबिलिटी की भी चल रही है, दूसरी तरफ वैक्सीन की चल रही है, हेल्थ की डायमेंशन से भी हो रही है। अभी क्राइसिस में अपने अपने देश की स्ट्रेंथ और वीकनेस है, जैसे गोविंदाचार्य जी ने बताया कि हर एक चीज का शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ वीकनेस के साथ हमें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट भी देखना है कि अभी ये तो थ्रेट है सबके लिए, तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं जहां हम स्ट्रक्चरल चेंज कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज, ये कॉस्मेटिक चेंज नहीं होंगे। अभी ये इतना डिस्ट्रक्शन बड़ा हो गया है कि ये डिस्ट्रक्शन को अभी स्ट्रक्चरल चेंज, बुनियादी बदलाव के लिए ये रास्ते खोल सकता है। अभी ये सिर्फ सुपरफिशियल इसमें से कुछ नहीं बदलेगा, लोगों की एक्सपेक्टेशन सिर्फ बढ़ती जाएगी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन बुनियादी बदलाव जब आ जाएंगे तो ये अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगा। इसी संदर्भ में मैं कहूंगा मनोज जी मुझे ये कहना है जी इसके लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी और नौजवानों को काम में लगाना और उसके लिए आवश्यक ट्रेनिंग देना, उसके लिए इनफॉर्मल एजुकेशन को भी फॉर्मल एजुकेशन के साथ में मर्ज कर देना। जैसे उदाहरण के लिए जो मोटर गैरेज में काम करते हैं लोग, उनको थोड़ा लैंग्वेज सिखाकर ट्रेनिंग होकर उनको पॉलिटेक्निक की डिग्री क्यों न दे दी जाए। ऐसे रिफॉर्म्स, रेडिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब युवा का इन्वॉल्वमेंट होगा। क्योंकि इसमें हम अंदाज करें कि भारतीय युवा 3-4 सदियों में जी रहा है। कुछ लोग 21वीं में है, बहुत कम लोग, कुछ लोग 20वीं में है, कुछ लोग 19वीं में है। उनके अनुसार उनको काम में आगे बढ़ाना, इसके लिए फिर मैं ये कहूंगा डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच के साथ प्लानिंग होगी, तब हम इस थ्रेट के नाते अभी देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंदाचार्य जी।